नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कई सारे मानहानि मामलों का सामना करने वाली, खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंसे नेता, जमानत पर बाहर विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे, रैली को संबोधित की। शिवाजी की पिछले दिनों गिरी मूर्ति और पीएम मोदी के माफी मांगने पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि माफी वो लोग मांगते हैं जो गलती करते हैं। शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर पीएम मोदी ने जो माफी मांगी है उसमें उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने किसके लिए माफी मांगी है। उन्हें यह साफ करना चाहिए कि मेरिट की जगह आरएसएस के लोगों को मूर्ति बनाने का ठेका देने के लिए मांगा है या फिर भ्रष्टाचार के लिए मांगा है। तो राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे पर चर्चा करेंगे, पर आज अमित शाह पर टिप्पणी मामले में भी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी थी और इस केस में विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किया है वो राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो इस केस से जुड़ी तमाम अपडेट भी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे, रैली को संबोधित की। क्या है राहुल गांधी की रणनीति महाराष्ट्र को लेकर? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बात की, पहली बात तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलने का अधिकार राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले कि कुछ बोले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, अपने परनाना जी के, परदादा जी के जो शब्द कहें, पता नहीं जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्योंकि वो इनके परनाना कहे जा सकते हैं, परदादा कहे जा सकते हैं। लेकिन उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए और उसमें उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में टिप्पणी की है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि इनके परिवार का, इनके खानदान के लोगों का शिवाजी के प्रति नजरिया क्या है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या कहा? पहाड़ी चूहा, जो ये मुगल कालीन इतिहासकारों ने लिखा। उनकी धारणा क्या थी शिवाजी महाराज के बारे में कि ये लुटेरा हैं, ये अलग अलग जगहों पर जाकर लूटपाट मचाते हैं। ये उनका विचारधारा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। बाद में भले ही उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, इसलिए क्योंकि मराठों का, हिंदुओं का दबाव महसूस हुआ। इनको लगने लगा आप तो प्रधानमंत्री बन गए, तो ऐसे में अगर इस बात की चर्चा बार बार होगी तो महाराष्ट्र तो हमारे हाथ से फिसल जाएगा। और जो हिंदू हृदय सम्राट, हिंद स्वराज की बात करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को तुम लुटेरा कहोगे और औरंगजेब की पूजा करोगे, अफजल खान के कब्र बनवाओगे, तो ऐसे पार्टी के नेता, ऐसे खानदान के व्यक्ति के बारे में अब राहुल गांधी ये बोल रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। अब उनकी मूर्ति गिर गई, ये मूर्तिकारों के कुछ असफलता विफलता हो सकती है। क्या पीएम मोदी ने वो मूर्ति बनाई थी? क्या एकनाथ शिंदे ने वो मूर्ति बनाई थी? जो मूर्ति बनाने वाला है, आर्किटेक्ट है, फिर मूर्तिकार है, वो तो गिरफ्तार हो चुका है, हिरासत में ले ली जा चुकी है। ये शिवाजी महाराज की बात करेंगे एकनाथ शिंदे के सामने, ये शिवाजी महाराज की बात करेंगे पीएम मोदी के सामने, जो उनको देवतुल्य मानते हैं, वो राजा सिर्फ नहीं मानते। और तुम्हारे परिवार वालों ने तो उन्हें राजा तक मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो हिंद स्वराज की बात करते थे, वो हिंदुस्तान में भगवा लहराना चाहते थे और मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। ये उनकी सच्चाई थी जिसे ये लोग स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मुगलों को इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। इनको तो अकबर महान दिखता है, छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे महान दिखेंगे, महाराणा प्रताप कैसे महान दिखेंगे। तो इन लोगों के इन कारगुजारियों के बाद ये तो लगता है कि अगर राहुल गांधी के जुबान पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आया और कैसे वहां पर रैली में बैठे हुए लोग, बाला साहब थोराट जैसे लोग, उन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया और हजारों की भीड़ जो वहां पर होगी, उनके अंदर अगर अभी भी हिंदुत्व है तो वो कैसे राहुल गांधी को बर्दाश्त कर लेते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान इतने सालों तक चाहे मुगलों या दिल्ली सल्तनत के उन अफगानों पठानों के गुलामी दास्ता स्वीकार करता रहा और फिर ब्रिटेन की दास्ता स्वीकार करते रहा, गुलामी रहा। इसके पीछे के एक बहुत बड़ा कारण यही है
कि हिंदुस्तान के लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कौन मेरा अपना है और कौन पराया है, कौन हमें बेवकूफ बना रहा है और कौन हमारा साथ दे रहा है। महाराष्ट्र में जाकर आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हो और वहीं पर क्या कहते हो, ये चुनाव नहीं है, ये राजनीति नहीं है, अब ये वैचारिक संघर्ष का दौर है, विचारधाराओं का युद्ध है। ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस के तो महाराष्ट्र के डीएनए में शामिल है कांग्रेस की विचारधारा। तुम्हारी विचारधारा क्या रही? आज ये राहुल गांधी कहेगा कि इसकी विचारधारा क्या है, गरीबों के लिए काम करना, जातीय जनगणना करवाना, नीचे के तबके के लोगों को ऊपर बढ़ाना, ये तुम्हारी विचारधारा है, ये पॉलिटिकल विचारधारा है। ये तो एक सामान्य से सामान्य राजनीतिक पार्टियां भी यही बात करती है, दुनिया का हर व्यक्ति, हर इंसान यही बात करता है कि जो सनातन परंपराएं हैं वसुधैव कुटुंबकम की, उस परंपरा पे हम आगे चलते हैं। लेकिन तुम्हारी विचारधारा जो है उसे छिपाए नहीं रखा जा सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। तुम्हारी विचारधारा वही नेहरूवादी विचारधारा है जिसने हिंदुस्तान में मुसलमानों को पाला। तुम्हारी विचारधारा वही तुष्टीकरण की विचारधारा है जिसको तुम्हारे पिताजी ने प्रश्रय दिया। शाहबानो मामले के बाद उन्होंने क्या फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट में कि इस फैसले के खिलाफ संविधान संशोधन की, ये तुम्हारी विचारधारा है। वक्फ बोर्ड बनाए, ये तुम्हारी विचारधारा है। वक्फ बोर्ड एक्ट लाए, ये तुम्हारी विचारधारा है। तुमने क्या किया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया कि 1947 के बाद कोई भी ऐसी मस्जिद, यानी कि इसके कहने का मतलब मस्जिद ही था कि कोई भी धार्मिक स्थल जो है उसके स्वरूप में बदलाव नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि शाही ईदगाह के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। जी। यहां पर अयोध्या में आंदोलन चल रहा है, अयोध्या को उससे बाहर कर दिया गया था, अलग बात है। लेकिन तुम्हें मथुरा काशी दिखाई पड़ रहा था कि वहां पर मस्जिद टूट जाएंगे। तुम्हें हजारों ऐसी मस्जिदें दिखाई पड़ रही थी जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था, जिसे फिर से तोड़ा जा सकता था। और यह तुम्हारी विचारधारा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, सीधे तौर पर कहा था कि राजेंद्र बाबू, आप सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में मत जाइए क्योंकि हमारा सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाएगा। क्यों? अगर मंदिर के उद्घाटन में जाएं, पुनर्निर्माण हुआ था तो वहां सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाएगी, और आप मस्जिद मस्जिद घूमते चलो तो सेकुलरिज्म प्रभावित नहीं होगी। ये जितने मुस्लिम नेता हैं दिन भर दाढ़ी टोपी लगाकर बैठे रहें और पूरे अपने धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन करें तो उससे हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म प्रभावित नहीं होता। लेकिन हिंदू नेता कोई हो, अगर प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो मंदिर चले जाएं तो फिर सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाता है। विचारधारा तो राहुल गांधी की, कांग्रेस की ये रही है, और ये महाराष्ट्र में कह रहे हैं ये विचारधारा की लड़ाई है, और उसमें महाराष्ट्र के लोग सुन रहे हैं, राहुल गांधी के तालियां बजा रहे हैं। ये शर्म की बात है कि महाराष्ट्र में अब हिंदुत्व कहां है। ये वही पार्टी है जो कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में जितने माफिया पैदा हुए, दाऊद इब्राहिम से करीम लला तक, ये पठान गैंग चला, ये यही कांग्रेसियों की देन है जो मुंबई के ऊपर मुसलमानों का कब्जा रहा, इनडायरेक्टली माफियाओं का राज रहा। यही कांग्रेस और इनके पूर्वजों की देन है कि जिसके कारण बाला साहब ठाकरे को इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे भले ही इस रैली में नहीं गए, उनको थोड़ी शर्म आ गई होगी। लेकिन सर, यही मेरा सवाल था कि आज उद्धव ठाकरे क्यों नहीं गए, रैली में क्यों नहीं शामिल हुए? हो सकता है उनके मन में कुछ शर्म आई होगी, या फिर उनका ऊपर स्वार्थ भी हुआ। दो मसले अभी चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक तो चल रहा है कि सीएम फेस कौन होगा। संजय राउत बोल रहा है कि एक ही चेहरा है हमारे पास, उद्धव ठाकरे का। शरद पवार बोल रहे हैं नहीं भाई, कांग्रेस में तो बहुत सारे चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान तो छोड़ दिए, भाजपा में चले आए। अभी नाना पटोले भी लाइन में रहेंगे, बाला साहब थोराट भी लाइन में रहेंगे। ये बहुत सारे चेहरे कांग्रेस के अंदर हैं और हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। शरद पवार तो यही कहते हैं
कि हम तो सपोर्ट कर सकते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं बनेगा। तो उद्धव ठाकरे नहीं बनेगा तो उस समय उद्धव ठाकरे को सीएम बना के तुम लोगों ने सपोर्ट लेकिन सर ऐसा क्या हो गया? यही शरद पवार हैं जो पहले उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के लिए सारी रस्साकसी इन्होंने की थी, अब इतने क्यों नाराज हो गए हैं उद्धव ठाकरे से? उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने से रोकना था और अब अपना मुख्यमंत्री चुनना है। परिस्थितियां बदल गई है और शरद पवार बड़े ही शातिर टाइप के राजनेता हैं और इसीलिए शरद पवार को इसकी सजा भी मिल रही है। इस बुढ़ापे में भतीजा ने धोखा दे दिया, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? बेइज्जत होकर हर जगह से भगाए गए, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? उद्धव ठाकरे अगर अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं तो वो शरद पवार को छोड़ देते, लेकिन बेइज्जती महसूस होना कम हो गया है क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली है। लेकिन हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को लगा होगा, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि राहुल गांधी के सभा में जाएंगे तो हो सकता है राहुल गांधी तो ये विचारधारा की बात करते हुए क्या करते हैं, ये संघ की विचारधारा, तो संघ की विचारधारा क्या है? हिंदुत्व की विचारधारा। दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं? वीर सावरकर के विचारधारा के साथ हम नहीं चलेंगे, हम वीर सावरकर के विचारधारा के विरोधी हैं। तो उद्धव ठाकरे भी वीर सावरकर के विरोधी हो जाते। ये हो सकता है संभावना उनके अंदर शर्मिंदगी की रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा अभी उनकी परिस्थितियां जो दिख रही है उसमें तो यही लग रहा है कि अभी उद्धव ठाकरे को शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर इतना दबोच दिया है, ऐसे बिठा दिया है, शांत कर दिया है कि वो मातोश्री से बाहर निकलने में कतराते हैं। कोई सवाल पूछ दे कि भाई सीएम फेस आप नहीं रहेंगे, कौन रहेगा? कोई सवाल पूछ दे कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे में आपको सबसे पीछे क्यों कहा गया? इंटरनल सर्वे कोई भी पार्टी अपनी करती है तो इंटरनल सर्वे में अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस पर चर्चा करती है। ये तो कांग्रेस इंटरनल सर्वे कर रही है, तो ये इंटरनल क्या हुआ? महाविकास अघाड़ी का सर्वे कर दिया कि पहले हम, दूसरे शरद पवार, तीसरे में कई सर्वे में तो ये दिखाया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम फेस बना दिया जाए। यही स्थिति है। तो उद्धव ठाकरे इन चीजों से परेशान हो चुके हैं और वे एक बेइज्जती करना चाहते थे क्योंकि इनविटेशन तो उनको भी मिला। तो ये तो राहुल गांधी की एक बेइज्जती भी है कि तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो तो एक दो बार तो बेइज्जती तुम्हारी करनी चाहिए। ये तो मीडिया वाले जो हैं ये सवाल नहीं पूछते मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से, शरद पवार से। ये सीधे सवाल पूछना चाहिए कि आपकी रैली से उद्धव ठाकरे गायब क्यों हैं? आपने तो इनविटेशन दिया, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। कितने दिन तक ऐसे गठबंधन चलेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहुल गांधी जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये विचारधारा इनकी तो कोई है नहीं। इनकी विचारधारा एक ही है, कुर्सी की विचारधारा। और कुर्सी के लिए इन्होंने क्या कर दिया है? अपना जो सर का ताज है वो मुसलमानों के कदमों में रख दिया है। शुरुआती दौर से कांग्रेस की यही पॉलिसी रही है। और दूसरे स्तर पर अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप तो शुरू से ही इन्हीं की पार्टी पर लगी है। जवाहरलाल नेहरू के समय से ये जीप का कांड हुआ था, डिफेंस मिनिस्ट्री में जो जीप खरीद बिक्री में ये घोटाला हुआ था, उस समय की बात है जब सारे स्वतंत्रता सेनानी नेता हुआ करते थे। उस समय भी इनकी पार्टी की सरकार में घोटाला हो गया। कैसे ये रोक पाएंगे? कैसे किसी का मुंह बंद कर पाएंगे कि घोटालों की सरकार, घोटालों की पार्टी ये नहीं रही है? कोई भी सरकार कांग्रेस की रही हो जिसमें घोटाला न दिखाई पड़ा हो, न हुआ हो। और इनके परिवार क्या, ये खुद भी घोटाले में अभी आरोपी बने हुए हैं, बेल पर बाहर हैं। ये 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की इसने हड़प ली। तो ये इस स्थिति में वहां महाराष्ट्र पहुंचे और इनको जल्दीबाजी इस बात के लिए है कि अभी विदेशी डील करना है। और विदेशी डील करने से पहले एक इनके जो सैम चाचा हैं उन्होंने और बड़ी बेइज्जती कर दी। इनके चापलूसी में, राहुल गांधी की चापलूसी में सैम पेत्रोदा ये भी भूल गए कि वो राहुल गांधी को बुद्धिमान बता रहे हैं और राजीव गांधी को बेवकूफ बता रहे हैं। पिता का अपमान करके बेटे की चापलूसी कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है। ये सैम पेत्रोदा तो कांग्रेस का दुश्मन निकला। हर चुनाव के समय, अभी चुनाव होने वाला है हरियाणा में, अभी चुनाव होने वाला है जम्मू कश्मीर में, ऐसी बातें करना शुरू कर दिया कि भाई राहुल गांधी तो राजीव गांधी से ज़्यादा टैलेंटेड है, प्रधानमंत्री का मटेरियल है इनमें। तो तुलना करना है तो किसी और से करते, बाप बेटे के बीच तुलना करके बेवकूफ़ और बना दिए। तो ये स्थितियां कांग्रेस में चल रही है जिसमें ये अभी महाराष्ट्र
और हरियाणा तो गए नहीं, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में ये रैली वैली करके ये चाह रहे हैं जल्दी फ्लाइट पकड़ो, अभी इमरजेंसी मीटिंग बाकी है। 2 मीटिंग होती है इनकी विदेशों में, और एक मीटिंग तो सैम पैत्रोदा डील करवाएंगे, और दूसरी मीटिंग को तो सैम पैत्रोदा भी नहीं जानते, क्योंकि ये जब जाते हैं हर 4 महीने के ऊपर 4-5 दिन गायब रहेंगे, और वो उनका एक अलग समय होता है जिसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। वो इनके समय के बारे में विदेशी मैगजीनों में छोटी मोटी रिपोर्ट छपती है जिसके ऊपर ये लोग केस करवा देते हैं। तो ये अभी जल्दीबाजी में इसलिए है, इधर निपटाओ, और फिर अमेरिका का टिकट तो कटा हुआ है, 7 तारीख को निकलेंगे, वहां से फिर लौटेंगे तो 100-200 और कंट्रोवर्सी लेकर आए। जी, राहुल गांधी की रणनीति तो समझ में आ गई, लेकिन एक संदेश भी सामने आ गया कि राहुल गांधी की महाराष्ट्र में घोर बेइज्जती हुई है। लेकिन सर, आज सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में भी अमित शाह से जुड़ा जो मामला था उसको लेकर सुनवाई होनी थी, वहां पे क्या कुछ हुआ है? देखिए, जिस तरीके से वो मामला चल रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी को सरेंडर करना पड़ा था, क्योंकि समन पर समन जारी हुआ। सरेंडर करने के बाद इन्होंने कहा हम निर्दोष है भाई, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अभी जय मित्रा ने सबूत निकाला। सबूत 2 तरह के हैं, एक डिजिटल सबूत हैं, एक गवाह हैं। डिजिटल सबूत में वही है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का अपमान किया। 2 तरह के मामले हैं। अमित शाह को हत्यारा बोला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कह दिया कि यह हत्यारा को आपने अपना लीडर स्वीकार कर लिया है। मतलब ये कांग्रेस में नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसे हैं जो कि एक हत्या के आरोपी को अपना लीडर, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों के खिलाफ एविडेंस जारी किए गए हैं और उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। ये जुडिशरी में थोड़ी बहुत लापरवाही के कारण कभी जज साहब हैं जो बीमार हो गए, कभी घूमने चले गए, कभी छुट्टी हो गई, लेकिन डेट तो, तारीख तो बड़ा जल्दी जल्दी मिल रहा है, 10-10, 12-12 दिन पर। तो वो अपना एविडेंस लेकर गए हैं जिसमें दूसरे स्तर पर गवाही है डिजिटल एविडेंस के बाद कि इन लोगों ने साफ तौर पर राहुल गांधी को ऐसा कहते सुना, और सुना टीवी पर सुना। अब उसको झूठ नहीं बताया जा सकता। उन्होंने अखबारों में पढ़ा, उसे भी झूठलाया नहीं जा सकता। तो दोनों तरह के एविडेंस हैं। राहुल गांधी अपने आप को निर्दोष मान चुके हैं। अब इन गवाहों का और उन सबूतों का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फैसला इसमें जल्द ही आने वाला है। 2-3 महीने के अंदर इसमें फैसला आएगा। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने वाली है। फिर जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुल्तानपुर की MP MLA की विशेष कोर्ट में राहुल गांधी के केस में आज सुनवाई होनी थी। अब अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की गई है, पर राहुल गांधी के खिलाफ जो सबूत है उससे राहुल गांधी नहीं बच पाएंगे। मोदी सरनेम जैसा ही ये मामला बड़ा होता ही जा रहा है, जिससे सांसदी जाने के साथ साथ जेल जाने का खतरा भी राहुल गांधी पर मंडरा रहा है, जो एक बड़ी मुसीबत राहुल गांधी के लिए खड़ी हो गई है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल TV। नमस्कार।